जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम आज बात करेंगे खोटा डोज के 22वें एपिसोड में। बता दें कि बीच में किसी कारणवश यह जो क्लास बीच में आपका रुक गया था, तो फिर से ये क्लास जो वो शुरुआत हो गया है और आपको अब पर डे जो वो इसी रूप में आपको डेली जो वो टाइम के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। तो बता दें कि यह लेक्चर जो वो आपको इम्पोर्टेंट वैसे टॉपिक और वैसे क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया जाता है जहाँ से आपके कुछ कुछ मूलभूत चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आज उसी दरमियान यहाँ पे हम दो चीज़ों को हम लोग आज जो है वो जानने वाले हैं खोटा व्याकरण में। एक तो हम लोग लिंग को थोड़ा बहुत समझेंगे और दूसरा हम लोग वचन को समझेंगे। तो ये दोनों को समझते हुए और कुछ कुछ सवालों को भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्न जो वो सर्वनाम के भी देखेंगे। तो यहाँ से क्या है कि आपके 2-3 टॉपिक जो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पे और देखते हैं आज का पहला सवाल है कि संज्ञा के अवजी प्रयोग हवैया शब्द के कहल जाए, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इससे पूर्व में तो ये बात आता है कि संज्ञा आखिर में किसे कहते हैं। ठीक है, हम सर्वनाम तो जानते हैं, लेकिन सर्वनाम के पूर्व में अगर हमको जानना हो कि संज्ञा क्या होता है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संज्ञा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है ना कि खोटा में संज्ञा को संज्ञा कहा जाता है, जो कि संज्ञा शब्दों का विभाजन खोटा में हिंदी आदि भाषाओं की तरह ही जनरली देखने को मिलता है। जैसे आप सभी को पता है कि बचपन से आप संज्ञा पढ़ते आए होंगे कि सभी तरह के नामों को जो वो संज्ञा कहा जाता है। ये नाम प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या समूह किसी के भी हो सकते हैं। इसी के आधार पर जो वो संज्ञा के सामान्यतः 5 भेद तय किए जाते हैं। और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, है ना, सभी तरह के नामों को हम क्या कह सकते हैं, तो जितने भी नाम हैं वो सभी नाम जो वो संज्ञा है, कहीं ना कहीं वो संज्ञा है। ठीक है, वो संज्ञा में अलग अलग संज्ञा हो सकता है, लेकिन ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा हैं। क्लियर हो गया? संज्ञा के भेद 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं गोठवाचक संज्ञा या तो फिर समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अब एक शब्द यहाँ पे हमने लिखा कि रोहन भात खाए रहल है। रोहन भात खाए रहल है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे संज्ञावाची शब्द जो वो कौन है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द जो वो रोहन है ना। रोहन भात खाए रहल है। लेकिन इसी के जगह पे हमने क्या किया कि रोहन को हटा करके और इसके जगह पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया और हम लिख दिया ऊ भात खाए रहल है। हमने क्या लिख दिया? ऊ भात खाए रहल है। रोहन को हमने यहाँ से हटा दिया। तो अब देखिए, जो पहले संज्ञा था उसके जगह पे इस शब्द का प्रयोग हमने कर लिया और इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम बता दें कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक जिसको ठेकानवाचक कहा जाता है ना। निश्चयवाचक हम हिंदी में बोलते हैं, निश्चय हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको खोटा में जो वो ठेकानवाचक बोला जाता है। ठीक है, और अनिश्चय को अनठेकान, है ना, अनिश्चय को अनठेकान बोलेंगे। अनठेकानवाचक यानी अनिश्चयवाचक। जैसे नहीं बोलते कि लगो के आए रहलो, तो वहाँ पे एक निश्चितता नहीं है, कौन है अब हमको पता ही नहीं है। अनिश्चय है, केव आए रहल हो, कुछ मांग रहल हो, है ना। तो ये सब जो होता है, कुछ, क्या, कोई, मतलब क्या नहीं बोल सकते, क्या तो मतलब प्रश्नवाचक में आ गया, कुछ और कोई, है ना। तो ये 2 ऐसे शब्द हैं जो कि आपको बार बार जो वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, और फिर होता है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हक है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने बताया आपको, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम फिर ये 3 खंडों में बटा हुआ है। फिर ये 3 खंडों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं हम उत्तम पुरुष, एक को बोलते हैं मध्यम पुरुष,
और एक को बोलते हैं हम अन्य पुरुष। तो ये 3 खंडों में बटा हुआ है। उत्तम पुरुष को हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले जैसे हम स्वयं, हम, या तो फिर इसका बहुवचन रूप लेंगे तो हामिन, है ना, हाम या हामिन। अगर मध्यम पुरुष में अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में ले तो इसमें हम बोल सकते हैं तोय, यानी सामने वाला, ठीक है, तोय या तो फिर तोहिन, तोय या तोहिन। और अगर अन्य पुरुष में बात करें तो ऊ या तो फिर ओखिन, ऊ या तो फिर ओखिन। तो ये आपको इस तरह से चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ पे पूछ ले कि एकर में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नायक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और एक डी ऑप्शन में दिया जाता है गौण पुरुष, है ना। गौण पुरुष आपको एक ऑप्शन डी में दे देगा कि इनमें से आप बताइए कि कौन सा जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ये सभी 3 तो है, लेकिन गौणवाचक जो है ये नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन से आप आसानी से आप आंसर जो वो कर पाएंगे। हाम या हामिन ये उत्तम पुरुष है, तो या तोहिन ये मध्यम पुरुष है, और ऊ ओखिन ये सभी जो वो क्या है, अन्य पुरुष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जे पढ़तक से पास हतक। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि जे पढ़तक से पास हतक, यानी जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, है ना। जे पढ़तक से पास हतक, यानी जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, इस तरह से मान सकते हैं, जे पढ़ते से बढ़ते या जे पढ़ते से पास हते। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जे और से जो वो क्या है, यहाँ पे किस तरह का सर्वनाम बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच में जो वो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जाता है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो वहाँ पे प्रयोग होता है जो और सो, ठीक है, जबकि खोटा में इसका ही बिगड़ा हुआ रूप होता है जे और से, है ना। तो खोटा में इसका जे और से के रूप में प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में जो और सो, यानी जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आया है सो जाएगा, इस तरह से लिखा रहता है ना। तो यहाँ से ऐसा जो वो प्रश्न जो वो पूछा जाता है कि ये किस तरह का सर्वनाम है। तो याद रखेंगे, ऐसे में ये जो होता है वो सर्वनाम जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एकर में सवालवाचक सर्वनाम हक है, इनमें से कौन सा जो वो सवालवाचक सर्वनाम है। तो सवालवाची जब भी सवाल करे तो क्या कर सकता है, के, कौन, की। जैसे के हक है, कौन आयल हो, की हक है, की लागय, की करो ही, ये सभी सवाल पूछा जा रहा है। का लागो, तो ये सभी जो वो सवालवाची सर्वनाम के अंतर्गत आता है ना। के आयल हो, कौन है ना, की खाए रहली, की कर रहली। तो इस तरह से जो वो यहाँ पे ये सभी जो वो क्या होता है, ये सभी सवालवाची सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये दो जो आपको दिख रहा होगा के और कौन, लेकिन के और कौन के अलावा की भी इसका भी प्रयोग जो वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। हम का संबंध कारकीय रूप क्या होगा। हम का संबंध कारकीय रूप अगर आपको देखना हो तो इसका आंसर हो जाएगा हमर। क्या हो जाएगा, हमर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तोहिन के संबंध कारकीय रूप की हवे, तोहिन के संबंध कारकीय रूप की हते। तो तोहिन का तोहनिक भी हो जाएगा, तोहनी कर भी हो जाएगा और तोहनी केर भी हो जाएगा। जब आप संबंध कारक पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ हमने बताया था, जैसे हामिन और हामनिक, ये दोनों में अंतर बताया था हमने, है ना। एक हमने लिखा शब्द हामिन और एक शब्द हमने लिखा हामनिक। तो देखिए लास्ट में यहाँ जो क दिख रहा है ना, तो ये क जो वो संबंध कारक को वहाँ पे दर्शाता था, है ना। संबंध कारक को आपने देखा होगा, कई जगह पे कर देखे होंगे, कई जगह पे केर का प्रयोग होता है। तो ये सभी जो वो कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं और ये सभी जो वो संबंध कारक के कारकीय विभक्ति चिन्ह हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कारक का वीडियो हमारा देखा होगा तो आप सभी चीज़ें आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोठा मुख्य रूप में कई गो लिंग के विधान है। खोठा में मुख्य रूप में कितने लिंग के विधान हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर में लिंग होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर में
ये लिंग होता क्या है, जिसको हम जेंडर बोलते हैं। तो बता दें कि जिस तरह से हिंदी में लिंग का प्रयोग होता है उस तरह से जो वो जनरली खोटा में लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में क्या होता है कि काल्पनिक मतलब काल्पनिक रूप में, जैसे होता है ना हिंदी उर्दू आदि भाषाओं की तरह काल्पनिक यहाँ पे नहीं देखा जाता है। यहाँ पे जो है वो जो भी प्रयोग किया जाता है लिंग का विधान का वो वास्तविक रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों के लिए लिंग बदल जाते हैं हिंदी वगैरह में। जैसे हिंदी में एक शब्द हम अगर लिखें आँख, एक शब्द लिखा हमने आँख और एक शब्द लिखा हमने नयन, तो देखिए आँख जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, आँख जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर हो गया। जबकि नयन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि एक ही शब्द में जो वो दोनों लिंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द हमने लिखा पुस्तक, पुस्तक जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ग्रंथ जो है वो क्या है, ग्रंथ जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो ये दोनों चीज़ों में आपको स्पष्ट याद रखना है, लेकिन खोटा में जनरली इस तरह से नहीं होता है। खोटा में इस तरह से जो वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। अब खोटा में क्या होता है, तो खोटा के आधार पे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बता दें कि इस तरह से अगर देखा जाए तो खोटा में जो वो शब्द के आधार पे नहीं बल्कि वस्तु के आधार पर जो वो लिंग का विधान खोटा में देखने को मिलता है। यानी खोटा में जो वो शब्द के आधार पे नहीं बल्कि लिंग मतलब वस्तु के आधार पर जो वो लिंग का विधान का प्रचलन है। जो वास्तव में नर प्राणी है वो पुल्लिंग होता है और जो मादा होता है वो स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जैसे जनी का मर्द, काका के काकी, बाघ के बाघिन, इस तरह से जो वो देखने को मिलता है। जितने भी छोटे प्राणी हैं, छोटे प्राणी यानी सांप, बिच्छा, कनगोजर, बैंग, चेरें, ये सभी छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उनको जो वो जनरली लिंग का वहाँ पे कोई वैसा विधान तो नहीं होता है। ये सभी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो ये सबके सब जो वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। नपुंसक लिंग क्या होता है उसको भी हम देखेंगे कि नपुंसक लिंग आगे बढ़े होता क्या है। तो पहले तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि खोटा में मुख्य रूप में लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग के मुख्य रूप में 3 प्रकार होते हैं। कई जगह पे आपको 4 प्रकार भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो आइए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है वो तो आपको पता होगा कि स्त्रीलिंग। ठीक है। एक तो हो गया स्त्रीलिंग, दूसरा हो गया पुल्लिंग, तीसरा इसमें आता है नपुंसक लिंग, तीसरा आता है नपुंसक लिंग। ठीक है। और चौथा कई जगह पे आपको एक चौथा लिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि एक उभय लिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। उभय लिंग तो स्त्रीलिंग यानी समस्त स्त्री जाति को यानी बोध करा रहा हो तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जहाँ से समस्त पुरुष जाति का बोध करा रहा हो तो वो पुल्लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग कौन होते हैं, वो सभी अप्राणी, वो सभी अप्राणी जितने भी होंगे अप्राणी। ठीक है। जिसमें से कोई प्राण यानी जान नहीं है, जैसे सूप, खर्रे, टुंगरी, मांदर, है ना, रीछ, बिहा, व्यथा, ये सब जो क्या है ये सभी अप्राणी हैं, यानी जिसमें से कोई प्राणी जिसमें जान नहीं है, तो वो सभी जो वो किसके अंतर्गत आते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके अलावे अगर बात किया जाए जो छोटे प्राणीवाचक हैं या तो फिर भाववाचक संज्ञा है, जो छोटे छोटे प्राणीवाचक संज्ञा है वो भी नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक ना, ये सभी चीज़ें याद रखना है। अब चौथा आता है कि उभय लिंग क्या होता है, तो उभय लिंग बता दे कि वैसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों के रूप में व्यवहार में लाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम उभय लिंग कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से हम इसका रिपीट कर देते हैं, आपको बता देते हैं। कहता है कि जो शब्द दोनों लिंग में व्यवहार में होते हैं यानी दोनों में व्यवहार में लाया जाता है वैसे लिंग को जो वो उभय लिंग कहा जाता है। जैसे छुआ, तो छुआ ये नहीं पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। पहुना से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि पहुना कौन सा है, महिला पहुना आयल है या पुरुष है। खनिहार यानी खाने वाला पता नहीं चल रहा है कि खाने वाला महिला है या पुरुष है। करनिहार तो काम करने वाला, हमको नहीं पता चलता है कि वो करनिहार क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
ठीक है, तो वो सभी शब्द जो होते हैं वो उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं, जो दोनों में व्यवहार में लाया जाता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 3 होगा, लेकिन कई जगह पे जो वो 4 जो प्रकार के भी लिंग जो वो खोठा में बताए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखनी है। खोठा के लिंग किसके आधार पे चलता है? तो वस्तु के आधार पे चलता है, ना कि शब्द के आधार पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकर में उभय लिंग शब्द ला गए, तो इनमें से उभय लिंग कौन सा शब्द है? तो उभय लिंग के बारे में हमने पहला बताया कि जहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों दिखाई दे, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छुआ से हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़का है या तो फिर लड़की है। ठीक है, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। पहुना में भी ठीक उसी प्रकार से, गीदड़ तो वही हो गया, गीदड़ और छुआ एक ही चीज़ है ना। तो ये सभी शब्द जो वो उभयलिंगी शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हवो है? तो छुआ जो है, छुआ जो वो संज्ञा शब्द में कौन लिंग के प्रयोग होवो है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग का भी प्रयोग होता है। जैसे बेटा छुआ, बेटा छुआ, और एक हमने लिख दिया बेटी छुआ, बेटी छुआ। तो देखिए ये एक जगह पे जो वो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, एक जगह पे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये जो है वो दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। गाछ शब्दे खोठाएं लिंग बतावा। तो गाछ में कौन सा लिंग है? पेड़ में अगर बात करें तो ये कौन सा लिंग के अंतर्गत आता है? तो ये बता दें कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नपुंसक लिंग के अंतर्गत जो वो ये आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने, अगर गाछ की बात करें तो ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। बेटा छुआ के स्त्रीलिंग हवे। बेटा छुआ के स्त्रीलिंग की हते, तो बेटी छुआ अगर स्त्रीलिंग हो जाते। अगला सवाल है कि करिया के स्त्रीलिंग की हते, तो करिया के कैरकी होते, है ना। करिया या करीवा नहीं बोलते, कई कई लड़कों को जो वो रेखाने के लिए बोलते हैं, अरे करीवा की के कैरकी। तो यहाँ पे वो जो बोलेगा की के कैरकी, तो कैरकी यहाँ पे हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। चलिए, खोठा सर्वनाम पदे लिंगे प्रभाव पड़ो है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि खोठा में बता दें कि शब्द के आधार पे नहीं बल्कि वस्तु के आधार पर जो है वो होता है संज्ञा में लिंग का प्रभाव जो हो, और यह काल्पनिक नहीं वास्तविक विधान है खोठा में लिंग का। अब यहाँ पे शब्द आता है कि क्या उसमें सर्वनाम का जो वो उसमें कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि खोठा में लिंग की विशेषता क्या है, उन विशेषताओं को भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए क्या क्या नियम है खोठा में। तो बता दें कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए खोठा में जो वो कई नियम हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नियम जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है प्रत्यय को जोड़ करके। प्रत्यय शब्द को प्रत्यय को जोड़ करके जो है वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें एक यहाँ पे शब्द आता है काड़ा, तो या तो फिर ले, मतलब कई ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ई, इन, आइन, वाइन, है ना, वाइन, आइन, जैसे होता है ना ठाकुर के ठकुरायन, है ना, महतो के महतवायन, तो महतो में महतवायन, ठाकुर में ठकुरायन। तो कई ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसको जोड़ करके जो वो एक वचन से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बनाया जाता है और एक वचन से बहुवचन में भी यह जो वो नियम लागू होता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी वचन में भी यह नियम लागू होता है और लिंग में भी प्रयोग किया जाता है। एक मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए भी जो वो प्रत्यय जोड़ करके जो वो शब्दों में प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो वहाँ से इस तरह से चीज़ें जो वो परिवर्तित किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे जो पूछा गया है इसका आंसर हम देने का प्रयास करते हैं। कहता है कि खोठा सर्वनाम पदे लिंगे प्रभाव पड़े है, तो नहीं, खोठा में जो वो कोई लिंग का सर्वनाम पद में कोई लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बोले तो बताइए हमको एक दो एग्जाम्पल दीजिएगा, तब तो हम जानेंगे। कैसे जानेंगे कि खोठा में इसमें प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर हम एक चीज़ लिखे सर्वनाम में अगर बात करें, जैसे हमर काड़ा,
और हमर भैंस, हमर भैंस। अब देखिए एक जगह पे हमने क्या किया कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया, एक जगह पे हमने स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम शब्द में कोई परिवर्तन हुआ क्या? यहाँ पे सर्वनाम शब्द में कोई परिवर्तन हुआ? यहाँ पे भी हमर है और यहाँ पे भी हमर है, तो क्या सर्वनाम पद में कोई परिवर्तन हुआ क्या लिंग के कारण से? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे आप यहाँ पे स्त्रीलिंग रखें, पुल्लिंग रखें या तो और दूसरा कुछ रखें, तो यहाँ पे जो वो इसका प्रयोग जो वो सर्वनाम के पद पर कोई प्रभाव जो वो नहीं लाता है लिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से हमर माए, हमर बाप, तोर माए, तोर बाप, तोर हाथ, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। हमर काका, हमर काकी, तो वहाँ पे क्या है कि कोई परिवर्तन जो वो सर्वनाम के पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी खोटा सर्वनाम पदे लिंग कर प्रभाव जो वो नाय पड़े है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए कि खोटा में लिंग का, अगर बात किया जाए कि खोटा में लिंग विधान की कुछ विशेषताओं में, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि खोटा लिंग विधान जो वो काल्पनिक नहीं, यह वास्तविक है। ये पहला इसका विशेषता है। दूसरा क्या है कि लिंग का बोध केवल बड़े प्राणियों के लिए किया जाता है, जैसे गरु, गाय, हाथी, काड़ा, ये सब, भैंस, ये सब के लिए जो वो लिंग का प्रयोग जो वो किया जाता है खोटा में जनरली। सर्वनाम पद में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्वनाम पदें कोई लिंग के प्रभाव ना पड़े है। ये अगर बात किया जाए तो खोटा की लिंग विधान की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या होता है कि सामान्यतः क्रियापद में भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादातर देखा गया कि सामान्यतः क्रियापद में भी जो वो लिंग का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह पे पड़ता भी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे एक हम अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखें कि टहलुक बेटा 5 क्लासे पढ़ो है। ठीक है, टहलुक बेटा 5 क्लासे पढ़ो है। ठीक है, हम लिख देते हैं टहलुक बेटा 5 क्लासें पढ़ो है। ठीक है, एक हमने लिख दिया 5 क्लासें पढ़ो है। फिर दूसरा हमने क्या कर दिया कि हमने लिख दिया कि छूट बाबू की बेटी 7 क्लासें पढ़ो है। यानी हमने क्या लिख दिया, दूसर के बेटी, ओकर बेटा का बात किए थे, ओकर बेटी हमने बोल दिया कि वो 7 क्लासें पढ़ो है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्रियापद जो है, क्रियापद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों जगह पे समान पढ़ो है, ये दोनों जगह पे आपको समान रूप से दिख रहा है, चाहे वो बेटा के लिए प्रयोग हो या तो बेटी के लिए, यानी या तो वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया हो या स्त्रीलिंग के लिए। तो देखा गया कि कई बार जो वो लिंग का प्रभाव जो वो क्रियापदों में भी नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार उसका प्रभाव देखने को मिलता भी है। उसका भी एग्जाम्पल हम कभी आएंगे, जब हम क्रिया पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और आपको पांचवी विशेषता इसका याद रखना है कि वक्ता का कर्ता से अपनापन का संबंध होने पर लिंग का असर जो वो क्रिया पर पड़ता है। यानी वक्ता का कहता है कि कर्ता से अगर अपनापन का संबंध अगर दिखाया जाए तो लिंग का असर जो वो वहाँ पे क्रिया पर पड़ता है। जैसे हमर बेटा पढ़े है, हमर बेटी पढ़ो ही या पढ़ो ही। ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर यहाँ पे, जहाँ संबंध कारकी रूप दिखा रहा है, कर्ता अपने साथ अगर अपनापन संबंध दिखाता है तो वहाँ पे जो वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? हम अगर लिखें यहाँ पे कि हमर बेटा पढ़े है। ठीक है, पढ़े है। वही अगर दूसरा लिखना चाहें कि हमर बेटी पढ़ो ही या पढ़ो ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे पढ़े शब्द है, जबकि यहाँ पे पढ़ो शब्द है। अब बोलेंगे यहाँ हमर बेटा पढ़ो है, यहाँ पे भी तो प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन भी तो कर सकते हैं, यानी वहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसकी छठी विशेषता आपको याद रखना कि विशेषण पद में लिंग का प्रभाव पड़ता है और कई जगह पे नहीं भी पड़ता है। जैसे चरका गरु चरकी गाय, है ना, चरका गरु चरकी गाय, गोला पाठा गोली पाठी।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि विशेषण पद में लिंग का प्रभाव पड़ता भी है और कई बार नहीं भी पड़ता है, ठीक है। जैसे लाल मुर्गा और लाल मुर्गी, तो यहाँ पे लाल जो है वो दोनों जगह लाल शब्द है। जैसे बोले कि लाल मुर्गा और लाल मुर्गी, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा कि यहाँ पे मुर्गा और मुर्गी ये बदल रहा है, लेकिन विशेषणवाची शब्द जो वो कोई दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों जगह पे ये सेम है, दोनों जगह पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है कि विशेषण का प्रभाव बदलता भी है लिंग के आधार पे, कई बार जो वो नहीं भी परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल कि खोठाएँ वचन कई गो हवे है। तो खोठा में वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन और बहुवचन, दो वचन जो वो खोठा में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पे वचन एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नियम हमने पहले बता दिया। जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए जो हमने जिस तरह से देखा था ना कि वहाँ पे भी प्रत्यय शब्द जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वचन में भी, जैसे गीला, गुला, गुलीन, ठीक है, इन, वइन, अइन, ला आदि प्रत्यय जो वो जोड़ करके एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया जाता है। थोड़ा सा साफ नहीं दिखता होगा, हो सकता है कि लिखने में परेशानी होता है, लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं को सुनाएंगे तो आपको अजीब थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम उन चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो समस्याएं जो वो हम लोगों के बीच में आए। हालांकि इसका सॉल्यूशन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। जिस दिन ये रूप में हम लोग सफल हो गए तो उस दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि होता है क्या कि हम लोगों के पास छोटा स्क्रीन है, बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं है लिखने के लिए, इसलिए जो है वो बहुत चीज़ें जो वो हम लोग चाह करके भी नहीं लिख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाए, लेकिन वो हम लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना उस तरह का साधन नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो हम अपना प्रयास हमेशा जारी है और वो जारी रहेगा हमेशा आगे भी। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। तोय कर बहुवचन होवो है, तो तोय का बहुवचन क्या होगा? हमने बताया था ना, पुरुषवाचक जब सर्वनाम बता रहे थे तोय और तोहीन, ठीक है, तोय और तोहीन हमने बताया था ना कि ये एक वचन हुआ, ये बहुवचन हुआ, और ये दोनों कौन सा सर्वनाम है? तो ये दोनों जो मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष समास का है, माफ़ कीजिएगा सर्वनाम का है, ठीक है। तो समास आ जा रहा है बार बार। सर्वनाम में भी अगर बात किया जाए तो समास में भी हम लोगों ने वहाँ पे क्या है कि अलग अलग खंडों में 3 भागों में हमने देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो वहाँ पे 3 खंडों में बटा था, ये मध्यम पुरुष का ही एग्जाम्पल यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर तोय का बहुवचन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तोहिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊ कर बहुवचन की है, तो ऊ के ओखिन या उखिन, है ना, ये भी उसी का अन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में बहुवचन बनवैया शब्द है गए, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो गुला, टीन और गीला, ये सभी का प्रयोग जो वो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इस सभी का प्रयोग जो वो किया जाता है, ठीक है। ई टीन, ऊ टीन, है ना। तो ये इस तरह से जो वो वहाँ से पता चलता है कि ये बहुवचन के बारे में बता रहा है। कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनते? तो अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही हमेशा याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है, इसके अलावे भी याद रखना। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो बहुवचन बनाइए, तो सिंपल आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक तो याद रखना है कि शब्द में जो वो किस तरह का उसमें उच्चारण हो रहा है, अकारांत हो रहा है या इकारांत हो रहा है या उकारांत हो रहा है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मछली, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो म, है ना, हम थोड़ा सा ऐसे हम सिंपल लिख रहे हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो और टूटेगा, लेकिन हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, ठीक ना। और इसको अगर देखें तो कुछ इस तरह से ये टूटेगा, है ना, इस तरह से अगर तोड़े ना चाहे तो इस तरह से टूट रहा है। तो देखिए यहाँ पे अंत में जो टूट रहा है तो वो यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, और इसको हम इकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इकारांत कहते हैं। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पे जब भी इकारांत आपको दिखे, जब भी आपको शब्द के अंत में उच्चारण में जो वो इकारांत जैसे शब्द दिखे, तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो अब देखिए वहाँ पे दोनों हो सकता है, ह्रस्व ई भी हो सकता है और दीर्घ ई भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वैसे जगह पे क्या करना है, आपको ऐन प्रत्यय का प्रयोग करना है। ऐन प्रत्यय को जोड़ करके और उसको जो वो बहुवचन बना देना है। क्लियर हो गया। जहाँ पे शब्द के अंत में इकारांत शब्द इकारांत का उच्चारण हो, है ना, तो याद रखना कि संज्ञा शब्द जो भी हो, तो उसमें से अगर अंत में इकारांत दिखे तो वहाँ पे ऐन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर शब्द के अंत में, जैसे एक शब्द हमने लिखा घोड़ा, एक शब्द हमने लिखा घोड़ा और एक शब्द हमने लिखा लेरू, एक शब्द हमने लिखा लेरू, तो घोड़ा और यहाँ पे लेरू, एक में देखिए तो घोड़ा को अगर तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेगा, घ प्लस इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, है ना, प्लस ड प्लस आ, इस तरह से। हालांकि इसको तोड़ेंगे डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है इस तरह से सिर्फ, ठीक ना, प्लस ड और प्लस ये सिर्फ लाइन है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये दिख रहा है आपको। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो यहाँ पे आपको अमिया आ दिख रहा है ना, अमिया आ दिख रहा है, यानी अकारांत इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अकारांत। ठीक है, तो यहाँ पे अकारांत या तो फिर उ, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उ आपको दिख रहा है, यानी उकारांत। तो जहाँ पे अमिया आ और उ दिखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वैन प्रत्यय जोड़ना है। क्या करना है, वहाँ पे आपको वैन प्रत्यय जोड़ना है। क्लियर हो गया। तो जहाँ पे लास्ट में शब्द का उच्चारण जो वो ई में अंत हो, जैसे छगरी, मंगरी, मंगरी नहीं बोल सकते, ये नाम का बहुवचन नहीं होता है। कोई और एग्जाम्पल, जैसे आप इस तरह से कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे जनी, तो जनियन, है ना, जनियन हो जाएगा। ठीक है, बाछी, बछियन। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे ई दिखे तो वहाँ पे ऐन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जहाँ पे आ दिखे, जैसे घोड़ा तो घोड़वैन। लेकिन याद रखना कि जहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ अमिया आ हो, वहाँ पे अ भी हो सकता है ना। जैसे गाछ, एक हम एग्जाम्पल लिया गाछ, तो गाछ का बहुवचन क्या हो जाएगा, गछवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गछवैन। तो यहाँ पे वैन प्रत्यय यहाँ पे भी जुटेगा। तो जहाँ पे अकारांत हो या अकारांत हो, इसको अकारांत और इसको अकारांत बोलते हैं, है ना। एक को उकारांत और एक को उकरांत, थोड़ा एक इसको थोड़ा देर तक बोलते हैं, है ना। इसको अकारांत बोला जाता है, इसको अकारांत। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में वैन प्रत्यय जुड़ता है। तो मछली में क्या है, मछली में ई दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ऐन प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन जो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर जो वो आपको पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रीन, टीन, नीन और कीन, ये सभी प्रत्यय कहाँ पे जरूरत पड़ता है, तो ये सभी जो वो स्त्रीलिंग के लिए, है ना। तो ये सभी का प्रयोग जो किया जाता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो स्त्रीलिंग बनावे ले ये सभी का प्रयोग जो वो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा हम आपको एक आखिरी सवाल देते हैं और इसका आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है कि हाथी, हाथी शब्द में कौन सा प्रत्यय जो वो जोड़ करके इसे बहुवचन बनाया जाएगा। तो हाथी, हाथी का आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ करके इसको जो बहुवचन के रूप में बनाएंगे, तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।